हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक एक क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसका 3 पार्ट होगा जिसमें हम हिंदी के सभी 15 मार्क्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो उस मूल ध्वनि को क्या कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे में इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल आपका हो जाएगा अ हो गया, उसके बाद आपका आ हो गया, उसके बाद देखिए जैसे ख हो गया, उसके बाद ग हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब वर्ण के आपके एग्जाम्पल हो गए। इसे हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिएगा, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे हम यहाँ पे लिख दिए राम, तो राम में आपसे पूछा जाए कि कितनी मूल ध्वनियाँ है, आपको बताना है कि इसमें कितनी मूल ध्वनियाँ है। तो देखिएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो र प्लस आ प्लस म प्लस अ। तो देखिए रा में र प्लस आ हो गया, म में म प्लस अ हो गया। तो इसमें कितनी मूल ध्वनियाँ हैं। तो इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 मूल ध्वनियाँ हैं। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इस तरह का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। जैसे अ आ हो गया, ये सब क्या होता है, वर्ण आपका हो गया। हमने फिर सीखा कि राम है, राम में कितनी मूल ध्वनियाँ है। अगला प्रश्न है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं। हमें बताना है कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी में आपका 48 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि हिंदी में कुल 48 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है। हमें बताना है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है। तो स्वर वर्ण की संख्या आपका 11 है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं। तो यह आपका अ आ छोटी बड़ी छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ए ऐ ओ औ, ये सभी क्या है, ये सभी 11 आपका स्वर वर्ण है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। हमें बताना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या आपका 25 होता है। कौन कौन सा होता है। तो आपका हो गया क वर्ण हो गया, क ख, ये आपका ग घ अंग, उसके बाद आपका च का हो जाता है, उसके बाद ट होता है, त होता है और प होता है। तो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो आपका क से लेकर म तक क्या होता है, यह आपका स्पर्श व्यंजन होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो 25 है। कौन कौन सी है। तो क से लेकर म तक आपका होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, य र ल व को कौन व्यंजन कहते हैं। तो य र ल व को आपका अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या आपका 4 है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, तलावे स मूर्धन्य स दंत स ह को कौन व्यंजन कहते हैं। तो इसे आपका उष्म व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि तलावे स मूर्धन्य स दंत स ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या आपका 4 है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है। हमें बताना है कि ज
अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो ज आपका च वर्ग में आता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ज आपका च वर्ग में आता है। चलिए इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। आपसे पूछा जाए कि क किस वर्ग में आता है, तो क आपका क वर्ग में आता है। क वर्ग में कौन कौन सा होगा? आपका क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। उसी तरह च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग में त, थ, द, ध, उसके बाद प वर्ग में प, फ, ब, भ। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में एक जरूर पूछा जाता है। तो यह काफ़ी सिंपल है कि आपका ज अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो ज आपका च से ज में आता है, तो च वर्ग हो जाएगा। ग अगर आपसे पूछे कि ग किस वर्ग में आता है, तो ग आपका क, ख, ग में आता है, तो वह क वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आता है? तो आप यह खुद बताएं कि द अक्षर व्यंजनों के किस वर्ग में आएगा? तो द आपका त वर्ग में आएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। त वर्ग में देखिए त, थ, द, तो द इसमें आ रहा है, तो द किस वर्ग में आएगा? तो द आपका त वर्ग में होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? हमें बताना है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहते हैं? तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि प्रत्येक व्यंजन वर्ग के 5वें अक्षर को अनुनासिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ण कहेंगे? अब हमें बताना है कि वर्ण किसे कहेंगे। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। देखिएगा पहला में द है, तो द कैसे बना है? इसको हम खंड कर सकते हैं, द प्लस अ। उसके बाद प है, तो प को भी टुकड़ा किया जा सकता है, प प्लस अ। देखिएगा प कहने पे अ का उच्चारण आ रहा है। उसी तरह ह कहेंगे तो ह में भी अ का उच्चारण आपका आएगा। तो देखिएगा हम टुकड़ा किसका नहीं कर सकते हैं? तो अ का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण कौन सा है? तो वर्ण आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कि अ क्या है? अ एक वर्ण है। तो देखिएगा जिसका खंड या टुकड़ा किए जा सकता है उसको वर्ण नहीं कहेंगे, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं करते हैं उससे ही हम वर्ण कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? हमें बताना है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहा जाता है? तो भाषा आपका किसे कहते हैं? तो भाषा उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो अपने विचारों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा एक ऐसी साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भाषा किसे कहा जाता है? तो विचारों को प्रकट करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? हमें अब क का उच्चारण स्थान बताना है। तो देखिएगा आप क बोलिएगा, क आपका कंठ से आता है, तो क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कंठ से उच्चारण स्थान किन किन वर्णों का होता है। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, इन सभी का आपका कंठ से उच्चारण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कंठ से उच्चारण किन किन का होता है। तो अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग का। अगला प्रश्न है, च ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो च ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? च कहने पर देखिएगा तालु में आपका जीभ सट रहा है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो च का उच्चारण स्थान तालु होगा। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि च ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु होता है। अब देखिएगा देखते हैं कि तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो छोटी, बड़ी, उसके बाद च, छ, ज, झ, य, तलावे स, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। तो आप इसे भी ध्यान रखें, इसमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हमने पूरे कॉन्सेप्ट को लिख दिया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 16 नंबर प्रश्न है, ठ ध्वनि का उच्चारण स्थान है।
ठ का उच्चारण स्थान बताना है तो ठ का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो मूर्धा से किन किन का उच्चारण होता है? तो री का, ट, ठ, ड, ढ, अण, र, उसके बाद मूर्धन्य स। तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, ध ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमें ध का उच्चारण स्थान बताना है। तो ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ध का उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। ध का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो दंत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ध ध्वनि का उच्चारण स्थान दंत है। अब चलिए देखते हैं कि दंत से किन किन ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो आपका त, थ, द, ध, न हो गया, ल हो गया, उसके बाद दंत स हो गया। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि दंत से उच्चारण इन सभी का होता है। अगला प्रश्न है, ब ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब हमें ब ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। देखिएगा ब कहने पे हमारा ओष्ठ क्या हो रहा है? ओष्ठ सट रहा है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि ब ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अब चलिए देखते हैं कि ओष्ठ से हम किन किन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। तो छोटी ऊ, बड़ी ऊ, प, फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण हम ओष्ठ द्वारा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, न ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब हमें न का उच्चारण स्थान बताना है। तो न का उच्चारण स्थान आपका नासिका से होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि नासिका से उच्चारण किसका होता है? न का इसमें नासिका से उच्चारण होता है। और हम देखते हैं कि नासिका से उच्चारण किन किन ध्वनियों का होता है। तो नासिका से आपका अंग, य, अण, न, म। तो प्रत्येक वर्ण के 5वें अक्षर का उच्चारण क्या होता है? नासिका से होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि न ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो न ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका नासिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान के विचार से निम्नलिखित में से फ को क्या कहेंगे? तो देखिएगा फ का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो ओंठ से होता है। तो ओष्ठ से होता है तो इसको हम फ को क्या कहेंगे? ओष्ठ्य कहा जाएगा। तो जिसका उच्चारण कंठ से होगा, जैसे क का पूछे तो इसको कांठ्य कहेंगे। तो आप समझ गए कि हाँ कि उच्चारण स्थान के विचार से फ को क्या कहेंगे? तो फ को आपका ओष्ठ्य कहा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 21 नंबर प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य है? संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। तो संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप आपका ऋग्वेद में द्रष्टव्य है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 23 नंबर प्रश्न है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो कहा जाता है। हमें बताना है कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शब्द कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वर्णों के समूह से क्या बनता है? वर्णों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ हो उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आप ध्यान देंगे कि तत्सम शब्द आपका संस्कृत का शब्द होता है। तो संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तत्सम अर्थात आपको खोजना है कि इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत का शब्द है। तो देखिएगा, कलम आपका हिंदी है, पेड़ भी हिंदी है, सुरंग भी हिंदी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुष्प आपका संस्कृत शब्द है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पुष्प आपका तत्सम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 25 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें भी आपको तत्सम चुनना है, तो आप खुद बताइए इसमें से तत्सम कौन सा है। तो वार्ता आपका संस्कृत का शब्द नहीं है, कटोरा भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। बोली आपका क्या है? बोली आपका हिंदी का शब्द है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वार्ता। तो वार्ता क्या है? संस्कृत का शब्द है, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। तत्सम क्या होता है? तो संस्कृत के शब्द को तत्सम कहा जाता है। एक प्रश्न इससे जरूर पूछा जाता है तत्सम और तद्भव से, तो आप ध्यान रखेंगे तत्सम को हम संस्कृत का शब्द कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब इसमें हमें तद्भव चुनना है। तो तद्भव क्या होता है? तो तद्भव आपका हिंदी का शब्द होता है। हिंदी के शब्द को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि संस्कृत के शब्द को तत्सम कहा जाता है, तो इसमें हिंदी का शब्द चुनिए कि हिंदी का शब्द कौन सा है। तो पुष्प आपका क्या है? पुष्प आपका संस्कृत का शब्द है। उसके बाद आपका देखिएगा पुस्तक है, तो पुस्तक भी संस्कृत का शब्द है। पृथ्वी भी संस्कृत का शब्द है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आग। तो आग क्या होगा? आग आपका तद्भव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है? अब हमें रूढ़ शब्द बताना है, तो रूढ़ शब्द बताने के पहले इसका कॉन्सेप्ट हमें जरूरी है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होता है। तो देखिएगा रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। तो रूढ़ से आप खुद समझ सकते हैं कि रूढ़ी व्यक्ति नहीं होता है, मतलब जिसको समझाने पे भी कुछ नहीं समझता है। तो उसी तरह रूढ़ किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड किए जाने पर उसका कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे काम है, तो काम को आप हम अगर अलग अलग करते हैं का प्लस म, तो इसका कोई अर्थ निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। म का करेंगे म प्लस नो, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिसको खंड करने पे कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें आप चुनिए कि किसका हम खंड करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। घुड़सवार का आपका अर्थ निकलेगा घोड़ा और सवारी। पंकज मतलब होता है कमल। नाक है, तो नाक का इसमें कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ना प्लस क, तो इससे क्या अर्थ मिलता है? कोई भी अर्थ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन है? तो नाक आपका रूढ़ शब्द है। और हमने बता दिया कि रूढ़ किसे कहते हैं, कि रूढ़ शब्दों ऐसे शब्द होते हैं जिनका खंड करने पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अब आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? अब इसमें हमें यौगिक शब्द चुनना है। तो यौगिक शब्द को देखते हैं कि यौगिक शब्द क्या होता है। तो देखिएगा ऐसे शब्द जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें है कि अगर हम खंड करते हैं किसी शब्द का, तो यदि वह उसके सभी खंड क्या होंगे? सार्थक होंगे, तब उसे हम यौगिक कहेंगे। जैसे विद्यासागर हो गया, विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया, तो इसके खंड क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। विद्यासागर, विद्या का सागर, विद्यालय, विद्या का आलय, हिमालय, हिम का आलय, इस तरह आपका इसको हम खंड करेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? सार्थक अर्थ होगा। तो अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है। तो यौगिक शब्द कौन होगा? नाक आपका नहीं होगा। उसके बाद है घुड़सवार, तो इसको हम अगर खंडित करते हैं तो इसका सही अर्थ आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यौगिक शब्द कौन सा है। तो यौगिक शब्द आपका घुड़सवार है, अर्थात घोड़ा और सवार। तो घोड़ा और सवार से घुड़सवार बना है। तो यौगिक शब्द कौन सा होता है? जिसका खंड करने पे सार्थक अर्थ निकले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द है। अब हमें योग रूढ़ शब्द बताना है। तो देखिएगा योग रूढ़ शब्द क्या होता है? तो ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। तो योग रूढ़ क्या होता है? यह अपना साधारण अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ बताता है। जैसे पंकज है, तो पंकज का अर्थ क्या होता है? कमल। लंबोदर का अर्थ हो गया लंबा है उदर जिसका, अर्थात क्या हुआ? ये आपका लंबोदर हो जाएगा गणेश भगवान। तो आप समझ गए कि योग रूढ़ क्या होता है। तो योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ बताते हैं, तो उसे योग रूढ़ कहा जाता है।
तो अब चलिए इनमें से हम चुनते हैं कि योगरूट शब्द कौन सा है। तो नाक आपका योगरूट नहीं होगा, पान भी नहीं होगा, उसके बाद आपका विद्यालय है तो विद्यालय भी आपका नहीं होगा, चक्रपाणी होगा। तो चक्रपाणी अर्थात जो चक्र धारण करता है अर्थात विष्णु भगवान। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि योगरूट शब्द कौन होता है, तो चक्रपाणी आपका योगरूट होगा। तो हमने इस तरह रूढ़, उसके बाद आपका यौगिक और योगरूट तीनों को देख लिया है, तीनों का कॉन्सेप्ट भी हमने आपको बताया है। तो तीनों को आप ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रश्न इसमें से आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। इसमें से हमें देशज शब्द बताना है कि देशज शब्द कौन सा होगा। तो देशज शब्द आप जानते हैं कि जो आपका बोलचाल की भाषा होती है उसे देशज शब्द कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर आपका होगा मुखरा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि मुखरा क्या है, मुखरा आपका देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है। हमें विदेशज शब्द बताना है। तो घर, चिड़िया, मशीन, मोर, इसमें से आपका मशीन क्या होगा, मशीन आपका विदेशज शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 32 नंबर प्रश्न है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। देखिएगा वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के आपका 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं, तो वाच्य के आपका पहला भेद होता है कर्तृवाच्य, उसके बाद होता है कर्मवाच्य, उसके बाद आपका तीसरा होता है भाववाच्य। तीसरा कौन सा होता है, भाववाच्य होता है। चलिए एक एक करके इसको जानते हैं। कर्तृवाच्य क्या होता है, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। देखिएगा कर्तृ मतलब क्या होता है, कर्ता होता है। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य, कर्म अर्थात जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य का एक एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे राम रोटी खाता है, तो रोटी खाने का काम कौन करता है, कर्ता अर्थात राम खुद करता है। तो यह आपका कर्तृवाच्य हो गया। कर्मवाच्य का एग्जाम्पल देखिएगा तो हो जाएगा राम द्वारा आम खाया जाता है, तो यह आपका कर्मवाच्य हो गया। और भाववाच्य देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोहन से चला भी नहीं जाता, तो यह आपका क्या हो गया, यह आपका भाववाच्य का एग्जाम्पल हो गया। तो वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य के आपका 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसे कर्मवाच्य, और भाववाच्य किसे कहते हैं, जिसमें भाव की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा 33 नंबर प्रश्न है, जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। तो जहाँ क्रिया की प्रधानता हो या भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जहाँ क्रिया की प्रधानता हो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल भी बताया कि राम को चला भी नहीं जाता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 34 नंबर प्रश्न है, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। तो आप खुद इसको बता सकते हैं कि जहाँ कर्ता का प्रधानता होगा उसे हम कर्तृवाच्य कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। जैसे हमने इसका एग्जाम्पल बताया था, राम रोटी खाता है, अर्थात राम रोटी खाता है, तो इसमें काम कौन कर रहा है, राम रोटी खाता है। तो जो आपका काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। तो राम क्या है, यहाँ पे कर्तृवाच्य है, राम क्या है, कर्ता है, तो जो कर्ता होता है उसी को कर्तृवाच्य कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 35 नंबर प्रश्न है और यह हमारा आखिरी प्रश्न होगा कि जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहते हैं। तो जहाँ कर्म की प्रधानता हो उसे कौन सा वाच्य कहा जाएगा, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, हमने पीछे ही इसको आपका डिस्कस कर दिया है। तो जहाँ कर्म की प्रधानता होगा उसे कर्मवाच्य कहेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था, एग्जाम्पल क्या देखा था कि राम द्वारा आम खाया जाता है, यह आपका कर्मवाच्य हो गया। तो इस तरह आज हमने 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, साथ ही हमने एक एक प्रश्नों का कॉन्सेप्ट भी सीखा है।
तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।